बच्चों, तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। आज हम हमारा नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपने बोर्ड पे देखा है, दैट इज काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स यानी कि अब रेडी हो जाइए, आपको किसी सफर पे चलना है जो सफर जुड़ा हुआ है मोशन से। तो चैप्टर का नाम डालेंगे काइनेमेटिक्स का आज फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की एंड वेलोसिटी की। सर ये टर्म्स हमें पहले से पता है, आई नो कि आपको सारी चीजें पहले से पता होती है, पर हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये टर्म मान लीजिए आपके लिए बहुत इजी है, बट अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। काइनेमेटिक्स क्या है? जब कोई बॉडी किसी तरीके की मोशन करती है तो उसको वेरियस पैरामीटर से मेजर किया जाता है। वेरियस पैरामीटर्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, उन क्वांटिटीज की मदद से उनको समझा जाता है, उसके मोशन को समझा जाता है उन फिजिकल क्वांटिटीज में, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने में आपकी मदद करेगी। मोशन से याद आया, सर मोशन क्या होती है? तो मोशन भाई, जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अगर किसी तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विथ टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती तो उसमें मोशन हुआ। भाई काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स दो वर्ड पहले समझिए, ये दो वर्ड से मिलके बनी है। फर्स्ट इज द काइन एंड अनदर इज द मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैथमेटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मोशन से जुड़ा हुआ जब हम मैथ्स करेंगे तो उसका नाम होता है काइनेमेटिक्स। यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसकी बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसकी बात करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, या फिर उसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे। वो क्यों मोशन कर रहा है उसकी कॉज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। उसके कॉज में बात करी जाती है डायनामिक्स में, है ना। तो हम यहाँ पर उसके कॉज के ऊपर नहीं जाएंगे। हमारा मेन गोल जो है वो है कि कौन से पैरामीटर्स है जिससे आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को बना सकते हैं, क्यों स्टडी है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर का? बेटा देखिए कि अगर इन फ्यूचर आप कोई साइंटिस्ट बनते हैं, है ना, आप कोई स्पेस साइंटिस्ट बनते हैं और आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है ना, आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है और आपका सैटेलाइट के ही मान लीजिए मून पे जा रहे हैं, आप मून मिशन पे जा रहे हैं, तो आपका सैटेलाइट जब तक मून पे जाएगा, अर्थ या ग्राउंड स्टेशन से हर समय उसकी पोजीशन को आपको ट्रेस करते रहना है। उस सैटेलाइट को डिजाइन करते समय बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है, उसका पाथ का कैलकुलेशन किया जाता है। भाई अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, उसके स्पीड को, उसके वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, कितनी वेलोसिटी इसको दी जाए कि ये मून पर जाएगा, और हर समय इसकी वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। उसके लिए हमें एक नई टर्म सीखना होगी, वो है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वो होगा उसका एक्सेलरेशन। किस टाइम पर इसके कौन से पार्ट को हमें डी अटैच करना है रॉकेट से, कौन से पार्ट को डी अटैच करना है रॉकेट से, यानी कि मैं रॉकेट को भेजने से पहले, स्पेस में भेजने से पहले वो सारी कैलकुलेशंस, वो पाथ, वो स्पीड, वो वेलोसिटी, वो टाइम, सब कुछ कैलकुलेट करके पहले बता सकता हूं कि ये किस टाइम पर कहां पर पहुंचेगा। तो काइनेमेटिक्स की स्टडी या मोशन का जो मैथमेटिक्स है हमें हेल्प करता है फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने में। अर्थ घूम रही है, सोचिए आपके जो लाला राम स्वरूप कैलेंडर में पहले से बता दिया जाता है कि इस टाइम पर इतने बजकर इस समय पर ग्रहण लगने वाला है या इक्लिप्स होने वाला है। तो कैसे पता चल जाता है? क्योंकि हमने अर्थ की वेलोसिटी को, अर्थ के रोटेशन को, अर्थ के मोशन को पहले से मैथमेटिक्स की मदद से कैलकुलेट करके रखा है। दैट्स व्हाई हमें पहले पता चल जाता है कि किस टाइम पर अर्थ की पोजीशन क्या होगी और कब हमारी अर्थ के ऊपर इक्लिप्स दिखाई देगा या नहीं देगा, वो भी पता कर सकते हैं, उसका टाइम भी पता कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करें, हेडिंग लगाएंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है आपकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ ही हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की।
क्योंकि कंपेयर करने से हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस एक्चुअल में होती है बेटा पाथ लेंथ। आप जिस पाथ से चलते हैं उस पाथ की जो लेंथ है वो कहलाती है डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इंदौर से दिल्ली जा रहा हूं तो मैं बाय रोड जाऊंगा, तो वो जो बाय रोड वाला रास्ता है वो पाथ की लंबाई है। पाथ की लंबाई है मेरे पास, उस पाथ की लेंथ को मैंने कहा डिस्टेंस। इट इज लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये देखो, दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो हमारे पास क्वांटिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे s यूज करेंगे, s के ऊपर वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम x का यूज करने वाले हैं। अगर यूनिट की बात करी जाए, इसको मीटर में मेजर करते हैं क्योंकि ये लेंथ है, तो इसको भी मीटर में मेजर किया जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ml1t⁻0। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी आपका मीटर में मेजर होगा, और डायमेंशन फॉर्मूला अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला विल बी सेम, 1 0 एंड 0। ओके, एक एग्जांपल से समझे। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो जाता है बी पर, और बी पर एक वो डायरेक्ट जाता है और एक बार वो इस पाथ से जाता है। एक बार वो पाथ P1 से जाता है, एक बार वो पाथ P2 से जाता है, एक बार वो पाथ P3 से जाता है। तो जो P1 P2 P3 है वो है डिस्टेंस, वो है मेरे पास डिस्टेंस, है ना, वो मेरे पास क्या है? डिस्टेंस, पाथ लेंथ, वो है मेरे पास डिस्टेंस। लेकिन इस पाथ P2 को जरा देखो, इस P2 को अब जब देखोगे तो ये P2 जो है ना, ये एकदम शॉर्टेस्ट पाथ है A और B के बीच का। सबसे छोटा रास्ता जो है वो कौन है? P2। तो P2 जो मेरे पास हुआ वो मेरा क्या है? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये डिस्टेंस है? हाँ, ये डिस्टेंस तो है, परंतु ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके लिए इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन में अगर किसी पाथ पे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट ए से बी की तरफ चलते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो जो आपका डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होता है? जब कोई बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन, जैसे ए से बी जा रहा हूं, ए से बी जा रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, सीधी रेखा में चलना चाहिए मुझे, जैसे एरोप्लेन चलता है। अगर एरोप्लेन को आप गूगल पे देखेंगे तो एरोप्लेन के जो पाथ है वो कैसे दिखाई देते हैं? यहाँ पे मान लीजिए आपका दिल्ली है, यहाँ पे मान लीजिए आपका कौन है, इधर बॉम्बे, बॉम्बे, इधर कोलकाता, और इधर आपका चेन्नई। अगर आप एरोप्लेन को देखें तो एरोप्लेन बिल्कुल बॉम्बे से दिल्ली, बॉम्बे से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से या मुंबई से चेन्नई। जो एरोप्लेन का पाथ है, एरोप्लेन क्या दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है? भाई करना चाहिए ना। एरोप्लेन के लिए तो रुकावटें नहीं है। रोड क्यों टेढ़े मेढ़े रहते हैं? क्योंकि रोड के लिए हमें डिफरेंट शहर को कनेक्ट करना रहता है, डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई रोड जो है वो एक्चुअल में लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन एरोप्लेन के लिए जो ओके हवा में चलता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट चल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होगी। जो सबसे कम डिस्टेंस है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। सबसे कम डिस्टेंस है उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखो जरा, यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अगर ये बात आपको याद है तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो डिस्टेंस के बराबर हुआ, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर रेशियो ले लिया जाए, या ये कहो कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अगर ये ले लिया जाए तो ये क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, हमेशा बड़ी होगी बराबर होगी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। डिस्टेंस बड़ी होगी ना, बड़ी को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 से बड़ा है ना। मिनिमम से मिनिमम क्या आ सकता है वहां पे, मिनिमम से मिनिमम वहां पर हो सकता है 1, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों इक्वल है तो 1 हो सकते हैं। दोनों इक्वल कब होंगे, मैंने कहा कि जब कोई बॉडी सीधी रेखा में चले और एक ही डायरेक्शन में चले। डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है बेटा, वरना वो ए से गया बी पर, बी से आ गया सी पर। मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस बताइए, तो आपने कहा सर डिस्टेंस यहां पर है ए बी प्लस बी सी। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का आपने नाम लिया कि सर डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर आपका है ए सी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये रहा। क्या इससे एक बात और मुझे पता चल रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक कैसा फंक्शन है, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम समझे तो डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये हटा देते हैं, ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट्स अ स्टेट फंक्शन, इट्स द स्टेट फंक्शन, depends only on initial and final point, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा आपने सिलेक्ट किया, डिपेंड ऑन पाथ। ओके, स्टेट फंक्शन है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। तो मैंने कहा कि अगर आप ए से बी पे गए, ए बी प्लस बी सी, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस, तथा ए से सी आपका है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अगर एक ही लाइन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए था, पर इक्वल नहीं है भाई, थोड़ा सा अब करेक्शन है उसमें। करेक्शन क्या है कि एक लाइन में तो चले, एक डायरेक्शन में भी चलना चाहिए। यानी कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी पर जाके आपको रुक जाना है, आपकी डायरेक्शन को अपोजिट नहीं करना है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो पाथ की लेंथ है, पहले ए से बी पर, बी से सी पर, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी। इसको समझने का एक आसान तरीका है कि आप जिस भी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं, एक पॉइंट पे खड़े हो जाइए और दूसरे पॉइंट की तरफ देखिए। आप जिस किसी को देखेंगे रेक्टिलिनियर ही देखेंगे, सीधी डायरेक्शन में देखेंगे, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे मुझे यहां से चांद को देखना है, मैं अर्थ पे से चांद को देखना चाहता हूं, ये रहा मेरा चांद, मून, सुंदर सा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी इस मून को देखने चाहेगा तो वो कुछ पहले इधर देखेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे देखेगा क्या? नहीं। कैसे देखेगा? दैट इज द डिस्प्लेसमेंट।
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ कहो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहो, बिटवीन दी 2 पॉइंट कहो, तो वो हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि मान लीजिए कि आप किसी सर्कल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। आप सर्कल पे एक चक्कर पूरा लगाते हैं और सर्कल की रेडियस r है और उसका सेंटर O है। आप एक पूरा चक्कर लगाते हैं, A से चलते हैं और वापस A पर आ जाते हैं। मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस कितनी इसने ट्रेवल करी वो बताइए और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो बताइए। तो जब आप डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई, पाथ लेंथ निकालेंगे। तो ए से चलना शुरू करिए, ये गया इधर 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 वापस ए पर, यानी कि मैं जितना भी चला हूं वो उस सर्कल की, वो इस सर्कल के किसके ऊपर चला, सरकमफेरेंस के ऊपर। तो डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाँ या ना, कितनी होती है सरकमफेरेंस। कोई बच्चा पूछ रहा है सर पता नहीं, 2 पाई आर परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए आपको क्या देखना चाहिए, आप देखेंगे इनिशियल पॉइंट कहां है, ए, फाइनल पॉइंट कहां है, वो भी है। स्टार्ट कहां से हुए थे, ए से, और एंड कहां पर हुआ है, ए पर। कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों के बीच की, 0। अरे इनिशियल पॉइंट कहां है, ए पर, फाइनल पॉइंट कहां है, ए पर। तो इनिशियल माइनस फाइनल, डिस्प्लेसमेंट आएगा, कितना आएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, और आपके डिस्टेंस कितनी आपने ट्रेवल करी, 2 पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। चलो इस इक्वेशन में अब मैं क्या करता हूं, मैं सेम सर्कल पे चलता हूं, बट अब मैं हाफ चक्कर लगा देता हूं। ये रहा मेरा r रेडियस का सर्कल, ये रहा मेरा a, यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं और आधा चक्कर लगाते हुए यहां पर आ जाता हूं, ये सेंटर है, और ये रहा मेरा पॉइंट B। जब मैं A से B पर जाता हूं तो मुझे बताइए कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है और मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, when we move from A to B जाओगे इस रास्ते से, इजी है। अगर पूरा चक्कर लगा रहे थे कितना घूम रहे थे, 2 पाई आर। आधा चक्कर लगाओगे तो कितना घूमोगे, 2 पाई आर का आधा, पाई आर, 2 पाई आर का आधा। भाई सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी, पाई आर, इट्स पाई आर, सॉरी डिस्टेंस पाई आर, डिस्टेंस पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले आप देखेंगे कि वो फाइनल पॉइंट उसका कहां पर है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पॉइंट कहां था, फाइनल पॉइंट कहां है उसका बेटा, बी पर। इनिशियल पॉइंट है कहां है उसका, ए। और बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये रेडियस आर है तो ये भी कितनी होगी, आर, और आर कितना हो जाएगा, इट्स 2r, इट्स 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r। अरे हाँ या ना। चलो रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा अगर पूछा जाए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r, r से r मर गया, इट्स पाई बाय 2। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा गया जब आप किसी सेमी सर्कल की बाउंड्री पे चलते हैं तो वो कितना होगा आपके पास, पाई बाय 2। अब सर आपने स्टैंडर्ड केस बताया, ये भी तो हो सकता है कि ये यहां से ए से चलना स्टार्ट करे और यहां आके रुक जाए, कहां पर, यहां पर। ये रहा आपका बी। इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, मान लो कैसे निकालेंगे। नोट कर लिया,
नोट करते चलना है, कॉपी पेन ले लें, नोट करते चले हैं, जो कि जब तक सर पढ़ाएंगे सब कुछ आएगा, और सर जैसे पढ़ाना बंद करेंगे आपके दिमाग से सब कुछ गायब हो जाएगा। नोट करते चलना है, कॉपी पेन ले, वीडियो पॉज करें और जो हम कह रहे हैं नोट करें। क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। व्हेन वी मूव्स फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा आपको पता करना है। पता करो, फिर आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी, अब ये तो मैं चला 1/4 किसी भी पार्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जब क्वेश्चन आपका कैसा हो, किसी सर्कुलर के लिए हो। चलिए जल्दी बताएं, डिस्टेंस कितनी चले, अगर पूरी चलते तो कितनी 2πr, आप कितनी चले 1/4 ही तो चले भाई। क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट है ना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आते तो पूरा कितना चलते 2πr। लेकिन आप ए से बी गए तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ए से बी डिवाइडेड बाय 4, इट्स πr/2। हाँ या ना। अगर आप ए से बी तक जाते हैं तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, दिस विल बी πr/2, πr/2। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो ए पर खड़े हो जाइए और बी की तरफ देखिए। ए पर खड़े होके बी को देखना है। जब आप ए से खड़े होके बी को देखेंगे तो आपको कुछ ये वाला पार्ट दिखेगा जो कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जरा ए बी कैलकुलेट करो। ए बी कैलकुलेट करने के लिए ये आपके पास आर, ये आपके पास आर। बताओ जरा ए बी क्या होगा, क्या होगा ए बी। ए बी एंगल कितना होगा, दिस विल बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो हम क्या लिख सकते हैं, इन द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, इट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर का रूट, दिस विल बी √2r, √2r। ये मेरे पास होगा डिस्प्लेसमेंट √2r। ठीक है, सोचो अगर ये भी यहां पे आ लिया, ओके, अगर ये यहां पे आ जाता तो भाई क्वेश्चन को हर तरीके से आपको सोचना है। अगर यहाँ पे होता तो क्या बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना बताते हैं, यहाँ पे लिखते बी और ए बी खींचते, क्या डिस्प्लेसमेंट फिर यही आता। हाँ, डिस्टेंस चेंज हो जाती, यस, डिस्टेंस फिर चेंज हो जाती। 2πr में कितना हिस्सा चल लिए होते आप, 2/3 हिस्सा चल लिए होते। ये रहा यहां तक πr, यहां तक 2πr, तो यहाँ पे πr और 2πr का जो यहाँ पे मिडिल है वो है 2πr/, तीसरा हिस्सा, तो इसको आप कर देंगे 3, तो ये मेरे पास आएगा 2πr3। ये मेरी होगी डिस्टेंस। लेकिन हम जो केस ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड केस है। एग्जाम में हमें स्टैंडर्ड केस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। भाई हम ले रहे हैं 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, ऐसे केस ले रहे हैं तो हमारे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल रहे हैं। बट सपोज कि आपको वो कोई ऐसा क्वेश्चन दे, आप ए से बी पर जाते हैं और यहां पे एंगल है थीटा, रेडियस है आर, देन फाइन, और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जब आप ए से बी पर जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए और डिस्टेंस बताइए। ए बी निकालना है, कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा, सोचना है, सोचते चलना है, सोचते चलो, सोचना है थोड़ा सा। सर हम तो बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, कम सोच के ही इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताएं, आया।
देखो जरा ध्यान से बेटा, अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस है ए बी के बराबर, ए बी के बराबर। ए बी मेरे पास क्या है, ए बी मेरे पास क्या है, क्या ए बी मेरे पास आर्क है? मुझे बचपन में क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, दैट विल बी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। याद आया? आर्क अपॉन में रेडियस। मुझे आर्क पता करना है तो मुझे एंगल दिया है थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है मेरी, ए बी। आर्क कितनी है मेरी, ए बी, ए बी अपॉन में रेडियस कितनी है मेरी, आर। तो आर का जब भी पूछा जाएगा आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, क्या लिखोगे, आर इंटू थीटा। परंतु ये जो थीटा है ये ऑलवेज आपको रखना होगा रेडियन में। एंगल की दो यूनिट होती है, एक डिग्री होती है और एक रेडियन होती है। तो जब आर्क पूछ रहे हैं तो आर इंटू थीटा कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको किससे जुड़ा हुआ हो, किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमने की बात कर रहा हो, किसी गार्डन में घूमने की बात कर रहा हो, तो आप आर्क बता सकते हैं। आर्क इज द एंगल इंटू रेडियस एंड दैट विल बी एंगल एंड दिस इज रेडियस, बट एंगल शुड बी इन रेडियन। जरा इस केस में देखो, यहाँ पे एंगल कितना था, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इससे कंपेयर करूं, एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री, एंगल कितना मेरा 90 डिग्री। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर रेडियस इसकी पता करने जाएंगे, इसके आर्क पता करना जाएंगे, दैट विल बी रेडियस इनटू एंगल। एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री को भाई रेडियन में क्या लिखोगे, इट्स पाई बाय 2, आर पाई बाय 2। क्या यही आई थी हमारे पास डिस्टेंस? यस। ये एक तरीका स्पेसिफिक है जो कुछ ही क्वेश्चंस पे काम करेगा, लेकिन ये तरीका जो है आपका, ये तरीका जो है आपका, ये सारे क्वेश्चन पे वर्क करेगा। एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल को रेडियन में रखें। कोई क्वेश्चन उठाए, मान लो दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं, दूसरा ले ले 180 वाला। सपोज इधर आ गए आप, या हो गया आपका बी, आपसे पूछा गया कि इसकी आर्क बताइए, डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी, तो ए बी क्या होगी, ए बी होगी आर इंटू थीटा। थीटा कितना है यहां से यहां तक का 180, 180 को क्या लिखते हैं पाई, इट्स आर पाई, या फिर लिखो पाई आर। पूरा घूमते तो कितना 2 पाई आर, कितना घूमे आधा, तो कितना आएगा पाई आर। करेक्ट कर रहे हैं, पाई आर। तो आपको r इंटू थीटा याद रखना है और थीटा आपको किस में रखना है, रेडियन में। तो ये तो बात फिर डिस्टेंस की जो इजीली कैलकुलेट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात क्या करें, जब कोई एंगल आर्बिट्री दिया गया, जब कोई आर्बिट्री एंगल दिया गया तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करें। आर्बिट्री एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट को पता करने के लिए आपको एक शॉर्टकट तरीके पे ले जाना होगा, जो कि हमेशा काम करेगा। बता दूं, अरे हाँ या ना? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक काम करो, इसको हटा दे, नोट कर लेना। हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, दैट विल बी आर इंटू थीटा एंड थीटा शुड बी रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता कर सकते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए, जरा ध्यान देना। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर निकाल देता हूं, इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। सपोज ये आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रायंगल दिया है, दिस इज बिकम्स r1 वेक्टर, दिस बिकम्स r2 वेक्टर एंड दिस बिकम्स, सपोज ये हमारे पास d वेक्टर, दैट विल बी a, दैट इज b, ये अपोजिट ऑर्डर में, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका o। ट्रायंगल लॉ लगाएं वेक्टर एडिशन का। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि फर्स्ट वाले वेक्टर का जो है वो हेड होना चाहिए, अगले वाले वेक्टर के टेल से कनेक्ट होना चाहिए, फिर सबसे लास्ट वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो हेड है
उसका जो हेड है वो अपोजिट ऑर्डर में इस वेक्टर के हेड से कनेक्ट होना चाहिए और एक ट्रायंगल कंप्लीट हो तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहां से चलना स्टार्ट करें। लेट R1 वेक्टर, आगे गए, अपोजिट ऑर्डर में डी मिला मुझे, मैंने ए बी को डी वेक्टर का, ये मुझे मिला अपोजिट ऑर्डर में, पर इसको एक्चुअल में कहाँ होना था बेटा? तो अगर मैं इस वेक्टर को माइनस ऑफ डी वेक्टर लिख दूं तो क्या इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी? सोचो, अरे जब ए बी वेक्टर अगर है और वो इस डायरेक्शन में, तो अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो आप क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। माइनस ऑफ ए बी वेक्टर का मतलब हुआ कि सेम वेक्टर है बट उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब डी वेक्टर बी टू ए था तो मैंने इसको ए टू बी लिखने के लिए माइनस ऑफ डी कर दिया। और ये जो है इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली आर्म है, दैट इज ओ ए, जो कि R2 वेक्टर है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर R2। देखा जाए तो इसको लिख सकता हूं R1 वेक्टर, इसको इधर ले आओ, माइनस R2 वेक्टर, दैट बिकम्स इक्वल टू डी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ डी वेक्टर उधर जाएगा, पॉजिटिव डी। R1 माइनस R2, दो वेक्टर का माइनस, सब्सट्रैक्शन आता है? यस सर। याद करो, दैट बिकम्स R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 R1 R2 cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो है cos ऑफ थीटा। जब प्लस होता है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 cos थीटा, यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है, और जब वेक्टर्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। अब यहां पर मैग्नीट्यूड लिख लो, कितना है R1 का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? R1 किसके बराबर है? R के, क्योंकि रेडियस है ना, ये भी R ये भी R, दिस बिकम्स R, लिख दो। R2 किसके बराबर है? ये भी R के बराबर, R1 R2 दोनों R के बराबर। cos थीटा, थीटा मुझे पता नहीं है, R1 प्लस R2 रूट ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ 2 R स्क्वायर 2 R स्क्वायर एंड cos ऑफ थीटा, ये आएगा इज इक्वल टू डी वेक्टर, इज इक्वल टू डी वेक्टर। देखिए जरा, 2R स्क्वायर कॉमन करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो R स्क्वायर के ऊपर रूट है, ये बाहर हो जाएगा रूट 2R, R के ऊपर स्क्वायर है तो R से स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ 2 बाहर, रूट 2R, और रूट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये मेरे पास होगा वेक्टर D के बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी पढ़ लेते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअल में फॉर्मूला ये 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 1 माइनस cos थीटा को रूट 2R, और इसको लिख सकता हूं दैट बिकम्स 2 ऑफ साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू किसके? डी वेक्टर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट हटा, लेकिन रूट 2 के ऊपर का रूट नहीं आता, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा? 2R साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डी। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 2R साइन थीटा बाय 2। किसी भी सर्कल के क्वेश्चन में अगर आपको कोई आर्बिट्री एंगल दे दिया जाए और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं 2R साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। चलो जरा इस क्वेश्चन के लिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए? रूट 2R आना चाहिए, रूट 2R आना चाहिए। जरा इसको ओपन करें, 2 ओके, R ओके, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है बेटा? ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। साइन थीटा बाय 2 इट मींस 90 बाय 2, 2R साइन 45, साइन 45 की वैल्यू
2r 1/√2। क्या मैं इसको √2 r 1/√2 ऐसा कर सकता हूं? बचपन में करते थे। √2r इट द आंसर। क्या सही आ रहा है? यस। तो दो फॉर्मूले आपकी मदद करेंगे किसी भी तरीके के सर्कुलर क्वेश्चन में। कोई सा भी आर्बिट्री एंगल दिया हो आप बता सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। r इंटू थीटा, यहाँ पे थीटा रेडियन में, r साइन 2r साइन थीटा बाय 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे, 2r साइन थीटा बाई 2 और r इंटू थीटा। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप लगा सकते हैं एंगल, चाहे जो भी हो, चाहे वो एंगल 45, 90, 30 जो भी हो, किसी भी एंगल के ऊपर इनको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो कहने की जरूरत नहीं है बेटा, नोट करते चलिए। सपोज कि आपके पास कोई सर्कल है ना, और वो सर्कल एक हाफ चक्कर लगाता है। अर्थ के ऊपर एक सर्कल है जिसकी रेडियस वही, उसकी रेडियस r है। उसके बॉटम पे एक पॉइंट मार्क किया गया है, यहां पर सबसे बॉटम पर एक पॉइंट मार्क किया गया है, और वो पॉइंट है आपका A। इस सर्कल को क्या किया गया? रोटेट कराया गया। कितना? हाफ रोटेट कराया गया, यानी कि सर्कल को आधा घुमाया गया। तो जो नई पोजीशन आई, उस नई पोजीशन पर ये पॉइंट कहां गया होगा? बॉटम वाला ऊपर गया होगा। हाँ या ना? इसको नाम देते हैं लेट ए डेस। विक्रम सर, क्वेश्चन पूछा गया, एक सर्कल है या व्हील है, अ व्हील of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of point A on the half rotation of wheel? A wheel of radius r is rolling on the road. A wheel of radius r is the rolling on the road. Then what will be the displacement of point A when we rotate the wheel half? इसको अगर हाफ रोटेट करते हैं आप इस व्हील को, तो जो पॉइंट A है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो आपको बताना है। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हैं आपको, r√4 + पाई, बी ऑप्शन r√4 + पाई का स्क्वायर, सी ऑप्शन r² 4 + 2 पाई, डी ऑप्शन r² √π/2 + 1। कोई एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अ व्हील rolling on the road, then what will be the displacement of a point A when we rotate half cycle? तो आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताना है कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? What will be the displacement? देखें, सॉल्व कर लिया, मैं करूं। पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन, पॉइंट ए डेज फाइनल पोजीशन। पहले इनको कनेक्ट कर दो, तो आपको निकालना है ए डेज। ठीक है, यहां से एक लाइन अगर मैं नीचे बॉटम की तरफ खींचता हूं तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू r एंड r, दिस इज 2r।
अगर कहीं से मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए नीचे वाली कि वो कितना दूर गया है, तो मैं इसके ऊपर ट्राइंगल के लॉस की मदद से निकाल सकता हूं। दैट बिकम्स 2r, दैट बिकम्स a, दैट इज a days एंड दिस इज द नेक्स्ट ग्राउंड पॉइंट। कहीं से अगर मुझे ये पता चल जाए, मान लो b है, तो ये कैसे पता चलेगी? ये व्हील इसके ऊपर जब रोटेट होगा बेटा, तो कितना रोटेशन का उन्होंने हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन यानी कि इस व्हील को अगर काट दिया जाए और आधा लंबा कर दिया जाए तो इतना आएगा। तो टोटल अगर इस व्हील का मुझे सरकमफेरेंस पता कर सकता हूं कितना होगा, इट्स 2 पाई r, अगर उसकी रेडियस r है तो पूरा चक्कर लगाता तो 2 पाई r आगे जाता, पर इसने चक्कर कितना लगाया, आधा चक्कर लगाया, तो ये 2 पाई r/2 आगे गया होगा, यानी कि पाई r आगे गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस मेरे पास ये कितनी है, पाई r, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, दैट इज पाई r। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री लगाओ, वही a days इक्वल टू, यही सॉल्व करते हैं, a days इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ r का होल स्क्वायर प्लस पाई ऑफ r का होल स्क्वायर। किसी को नहीं पता तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब कोई राइट एंगल हो उसके ऊपर लगाते हैं, दैट बिकम्स 4r स्क्वायर एंड दैट इज पाई स्क्वायर r स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, इट्स 4 प्लस पाई स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस करते आते हैं तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ओके, चलिए तो पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड और उसके ऊपर कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस।